अध्याय 126। दिन के समय जियासी ने महिला सेना को जिंदू से उत्तर की ओर ले जाया। पूरी यात्रा में एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि यह मार्ग मार्क्विस के क्षेत्र का था, लेकिन कोई बड़ा आश्चर्य होना मुश्किल था। हालांकि पिछली बार तिन्हचाओ में ट्रान थुई के साथ हुई घटना अभी भी उनकी आंखों के सामने साफ थी। भले ही यह अप्रत्याशित था, लेकिन पीछे मुड़कर सोचने पर वह अभी भी डरा हुआ था। उसे याद आया कि जब जून हो की शादी हुई थी, तो अगले दिन नू क्वान को nguDuong वापस भेज दिया गया था। इस मार्ग पर एक अप्रत्याशित घटना घटी थी। इसलिए भले ही वे सराय में थे और आधी रात को उसने न केवल नू क्वान के कमरे के बगल में गार्ड की व्यवस्था की, बल्कि खुद भी पहरा दिया। सुबह टहलते समय उसने चुपके से यह भी अनुमान लगाया कि जून हो को उसका संदेश मिलने के बाद वह शायद उसका पीछा करने के लिए किसी को भेजेगा। जवाब बहुत जल्दी दिखाई दिया। जून हो न केवल खुद आया, बल्कि भारी बारिश, तेज हवाओं और गरज के साथ इस तरह से उलझे हुए रात के आसमान के बीच में भी दिखाई दिया। एक्सायनडीयू से यह 100 मील से अधिक की दूरी पर था। रात के बीच में यह पहले से ही डैन का समय था। केवल एक सवाल पूछा, महिला भगवान कहाँ है? उसका चेहरा या तो खुश नहीं है। बोलने के बाद वह चारों ओर मुड़ी और बाहर चली गई। दरवाजे तक पहुंचने से पहले वी शाओ दिखाई दिया। उसकी अभिव्यक्ति ने गुस्सा नहीं दिखाया, लेकिन लगभग कोई भावना नहीं थी। क्या? उसके पूरे शरीर से घुटन भरी सांस निकल रही थी। जुआन नुओंग ने अपने दिल की बेचैनी को दबा लिया। वह वास्तव में नू क्वान को आज अलविदा कहे बिना जाने के अपने कृत्य के बारे में बताना चाहती थी। लेकिन जितना अधिक उसने कोशिश की, उतना ही वह सोच नहीं पाई। नू क्वान जाग गया है। वेई शाओ की आकृति चमक उठी, दहलीज पार करते हुए। जुआन नुओंग चुपचाप दरवाजे के सामने खड़ा था। चरमराहट करते हुए दरवाजा बंद हो गया। आग रैक पर टिमटिमा रही थी। सिर से पैर तक वेई शाओ पर कोई जगह नहीं थी जो गीली न हो। जब उसने अंदर कदम रखा, तो उसके बाल इतने गीले थे कि उन्हें और अधिक नहीं रोका जा सकता था। प्रत्येक धारा उसके माथे से होकर उसके सुंदर चेहरे पर बह रही थी। उसके कपड़े और भी गीले थे, उसकी छाती से चिपके हुए थे, फर्श पर टपक रहे थे। वह अभी अभी खड़ा हुआ था, लेकिन उसके पैरों के नीचे सूखी जमीन पर पानी का एक छोटा सा गड्ढा बन चुका था। क्यू की नजर उसके चेहरे से हटकर उसके पैरों के नीचे पानी के गड्ढे पर गई। अपने कपड़े उतारो, तुम सब भीग गए हो, वह बोली। वेई शाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बिना हिले डुले स्थिर खड़ा रहा। जियाओ कियाओ ने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर कल तुम्हें सर्दी लग जाए, तो मुझे दोष मत देना। बोलना समाप्त करने के बाद वह पलटी और उसकी ओर पीठ करके लेट गई। उसने बहुत देर तक अपनी आंखें बंद रखीं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सुना। अंत में वह इसे और सहन नहीं कर सकी। उसने अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। वेई शाओ अभी भी पहले जैसा ही था। उसकी भुजाएं सीधी और वहीं खड़ी थी। उसकी परछाई दीवार पर उसके पीछे मोमबत्ती की रोशनी से पड़ रही थी, बिल्कुल एक तस्वीर की तरह। ऐसा लग रहा था कि वह गुस्से में था। जियाओ कियाओ को भी थोड़ा गुस्सा आया। वह उठ बैठी, बिस्तर से उठी और उसके सामने चली गई, भौहें सिकोड़ते हुए, और बोली, क्या हम अभी असहमत नहीं हुए? मैं पहले युयांग के पास लौटूंगी। तुम यहाँ रहो और अपने मार्क्विस का महत्वपूर्ण काम करना जारी रखो। क्या यह दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक नहीं है? तुमने आधी रात को मेरा पीछा किया और इस तरह मेरी नींद में खलल डाला। क्या इसका मतलब है कि तुम्हें लगता है कि कल पर्याप्त शोर नहीं था?
वेई शाओ हठपूर्वक वहीं खड़ा रहा। पानी की एक साफ बूंद उसके माथे के बालों से होकर उसकी लंबी सीधी नाक से नीचे गिर रही थी। शायद आधी रात को हवा और बारिश को झेलने की वजह से उसका सुंदर चेहरा भी कुछ पीला पड़ गया था। बारिश की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसकी भौहों के बीच थकान की झलक दिखाई दे रही थी। टियो कियू ने नाराजगी से उसका हाथ उठाया और अपने कपड़े उतार दिए। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे यहाँ बीमार पड़ो। अगर दादी को बाद में पता चल गया तो वह मुझे फिर से डांटेंगी। उसने उसकी बात मान ली, उसे अपने कपड़े उतारने दिए, जिससे उसका नंगा शरीर सामने आ गया। जियो कियाओ ने कपड़ों की संदूक से एक बड़ा रेशमी तौलिया लिया जिसे वह आमतौर पर नहाते समय इस्तेमाल करती थी, और उसे उस पर फेंक दिया। वेई शाओ ने इसे पकड़ लिया और अंत में उसके सिर, चेहरे और शरीर से सारा पानी पोंछ दिया। जियो कियाओ ने वेई शाओ के गीले कपड़े लिए और उन्हें दरवाजे के बाहर चुन नियांग को सौंप दिया। चुन नियांग ने भी सोच समझकर जियासी से मिले कपड़ों का एक साफ सेट लिया और बाहर इंतजार करने लगी। जियो कियाओ ने कपड़े लिए, उसके पास गई, उसके सामने रुकी और उन्हें आगे बढ़ाया। इन्हें पहन लो। वेई शाओ ने उन्हें ले लिया और चुपचाप उन्हें पहन लिया। तुम मेरा यहाँ पीछा करके क्या करना चाहते थे? उसका स्वर थोड़ा धीमा हो गया। वेई शाओ ने उत्तर दिया, मैंने यांग शिन को पहले ही एक पत्र भेज दिया है, उसे पीछे हटने के लिए कह दिया है। यह पहला वाक्य था जो उसने प्रवेश करने के बाद कहा। जियो कियाओ दंग रह गई। क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? दूसरे वाक्य में गुस्से का संकेत था। जियो कियाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरा फिर से शांत हो गया। रात की बारिश की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया है, वेई शाओ ने अचानक एक एक शब्द बोला। वह शरणार्थी नेता तालाब में मछली नहीं है। अगर वह भविष्य में मेरा दुश्मन बन जाता है तो यह काफी परेशानी भरा होगा। रणनीतिकार ने मुझे उसे काम पर रखने की सलाह दी, लेकिन वह भी आपके कियाओ परिवार का आधा हिस्सा माना जाता है। भले ही उसके पास स्वर्ग तक पहुंचने की क्षमता हो, मैं निश्चित रूप से उसका उपयोग नहीं करूंगा। यार, बात यहाँ तक आ गई है, मैं इसे अब तुमसे छिपाना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ, अब तक आप आशा करते हैं कि मैं हमारे दो परिवारों के बीच की नफरत को दूर कर सकूंगा। मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए यह बहुत कठिन है। जब भी मैं उस वर्ष की उस स्थिति के बारे में सोचता हूँ जब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे, तो मैं अपनी घृणा को रोक नहीं पाता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कियो कियो की पलकें थोड़ी कांप उठीं। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें ऊपर उठाकर उसकी ओर देखा। पहले तो मुझे लगा कि तुम दुयेन चाओ के पास लौट गए हो। मैं दक्षिण द्वार तक पीछा करता हूँ। यार, क्या तुम्हें पता है कि मैं उस समय क्या सोच रहा था? वह एक पल के लिए रुका। उस समय मैं बहुत हैरान और बेहद गुस्से में था। मुझे लगता है अगर तुम मुझे छोड़ दो और वापस मत आओ तो यह भी अच्छा है। फिर मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जब चाहूं दुयेन चाओ पर हमला कर सकता हूं। अगर तुम कियाओ परिवार को मारना चाहते हो तो बस उन्हें मार डालो। जियाओ कियाओ ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसका चेहरा बारिश से पीला पड़ गया था। क्योंकि यह इतना पीला था, उसकी तलवार जैसी भौहें और पुतलियां भी असामान्य रूप से काली थी। उसकी आंखों में रक्तवाहिकाएं मकड़ी के जाले की तरह घनी और घनी थी। जब उन्होंने उसकी आंखों को पकड़ा तो उन्होंने जियाओ कियाओ को डरा दिया। तो तुम यहाँ से क्या चाहते हो? वह खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसने बात की तब भी वह कांप रही थी। वेई शाओ ने अपनी आंखें बंद की, फिर अचानक उन्हें खोल दिया। क्या तुम और मैं एक समझौता कर सकते हैं?
मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो। मेरी बात सुनो, मेरे बच्चे को जन्म दो, मुझे मत छोड़ो। यदि ऐसा है, तो अब से, जब तक कि कियाओ परिवार के मन में अन्य भावनाएं नहीं हैं, मैं आपकी बात से सहमत होऊंगा और उन्हें नहीं छूऊंगा। जियो कियाओ का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह बाहर कूदने वाला है। ठंडी शरद ऋतु की शाम के बीच में जियो कियाओ को अपनी त्वचा पर रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए, लेकिन उसकी आंखें बेचैनी से जल रही थी। ठीक है, उसने उसकी लाल आंखों में देखा और जवाब दिया। खिड़की के बाहर एक सफेद रोशनी चमकी। दूर पहाड़ की चोटी पर गर्जने की हल्की गड़गड़ाहट गूंजी। धीरे धीरे बिजली की गड़गड़ाहट फैल गई, मानो उसके सिर के ऊपर विस्फोट हो रहा हो। उसके कंधे कांपने लगे। वी शाओ ने अपनी बाहें फैलाईं और उसे अपनी छाती से लगा लिया। वे दोनों बिस्तर पर गिर पड़े। उसने उसके कपड़े उतार दिए, जिससे उसकी चिकनी त्वचा दिखाई देने लगी। लेकिन चाहे उसने उसे कितना भी दुलारा हो, उसका शरीर अभी भी कांप रहा था, उसके दांत बज रहे थे। वह उसे चूमता रहा, अपने गर्म शरीर का उपयोग करके उसे ढकता रहा, जब तक कि वह कांपना बंद नहीं कर देती। फिर उसने उसे छोड़ दिया, उसका चेहरा ऊपर करके लेट गया। वह बहुत देर से कठोर था। अगर वह चाहता तो उसे बहुत पहले ही पकड़ सकता था, लेकिन वी शाओ ने बिल्कुल भी हरकत नहीं की। उसकी आंखें उसी तरह उसे घूरती रहीं। टियो कियो उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। धीरे से उसने अपना हाथ ऊपर उठाकर जलती हुई गर्म चीज को पकड़ लिया। वह एक पल के लिए हांफने लगा, उसकी रक्तरंजित आंखें और भी लाल हो गईं। अचानक वेई शाओ ने उछलकर उसकी गर्दन को नीचे धकेल दिया। गर्म चीज उसके सुंदर चेहरे पर दब गई। जियो कियाओ थोड़ा हैरान हुई और फिर उसने अनुपालन में अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था कि वह अपने गले में खुशी, उत्साह की आवाज को रोक नहीं पा रहा था, जब तक कि वह विस्फोट की सीमा तक नहीं पहुंच गया। वेई शाओ अचानक पलट गया और जियो कियाओ के साथ विलीन हो गया। बस उसी पल उसने अपने कानों में आरोप की तरह सिसकने की आवाज सुनी। वेई शाओ की आज की एकाकी तूफानी यात्रा पर सभी नुकसान, अधीरता और चिंता गायब हो गई थी, थोड़ा सा भी नहीं। वह उसके द्वारा कसकर मुड़ा हुआ और दबा हुआ था, जैसे कि वह सब कुछ छोड़ना चाहती थी। वेई शाओ ने अपने दांतों को कस लिया, हर इंच पर अतिक्रमण किया। अंत में अंतिम बिंदु पर पहुंचते हुए उसे अचानक अजीब सी खुशी महसूस हुई। उसने उसे बहुत जोर से छुआ, मानो वह उसके दिल की सबसे गहरी जगह को छूना चाहता हो। हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी वी शाओ को अनिच्छा महसूस हुई और उसने खुद को तुच्छ जाना। कियाओ परिवार ने उस पर एक सौंदर्य चाल का इस्तेमाल किया था और वह इसके लिए गिर गया था। जब उसे स्पष्ट रूप से पता चला, तो वह अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता था। वह उससे केवल संतुष्टि और खुशी चाह सकता था। वह चाहती है कि वह उसे और दे, इतना कि वह अपने दिल में उकेरी गई नफरत को भूल जाए। तभी क्या यह उचित होगा? लुओयांग, अगर आप लुओयांग महल की नौकरानी से पूछें कि आजकल सबसे फैशनेबल मेकअप क्या है, यह अब विलो भौहें और लंबी पलकें, एक, नहीं है, नहीं माथे पर फूलों के खेत, दो, चमकदार आंखें, बल्कि उत्तम आधा चेहरा मुखौटा, साइड व्यू चेहरा, सुगंधित गाड़ी और कीमती घोड़ा, तीन, लुओयांग की सड़कों पर चलते हुए अनगिनत राहगीरों को पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर देते हैं। एक, मंदिरों तक पहुंचने वाली लंबी पलकें। प्राचीन साहित्य में मंदिरों तक पहुंचने वाली पलकों का वर्णन है। दो, होआ दियन, प्राचीन काल में महिलाओं के चेहरे पर बना एक पैटर्न है। तीन, सुगंधित गाड़ी,
अच्छा घोड़ा। यह पता चला कि लेडी यूलो ड्यूक फेंग यी के लिए शोक मनाने के बाद लुओयांग लौट आई थी। 2 साल बीत चुके थे और पिछले महीने ही उसने अपना चेहरा ढकने के लिए एक सुनहरा तितली के आकार का मुखौटा लिया था और शाही महल में एक भोज में भाग लिया था। अगले दिन लुओयांग के महल की नौकरानियों ने उसकी नकल करना शुरू कर दिया। अनगिनत लोगों ने ऐसा किया था, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से एक चलन बन गया था। सुबह सुबह जियो कियाओ पहले ही जाग चुकी थी। पूरी रात चलने वाली गरज और बारिश अब बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। खिड़की के बाहर पक्षियों की चहचहाहट सुनी जा सकती थी, जो कमरे में सन्नाटा तोड़ रही थी। जियो कियाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। वह अभी भी सराय में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका पूरा शरीर शिथिल था, मानो वह कल रात अपने अंगों में उलझे होने के एहसास से अभी तक बाहर नहीं निकल पाया हो। वी शाओ अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। शायद वह कल रात बहुत थका हुआ था। उसे जगाना नहीं चाहती थी। जियाओ कियाओ ने धीरे से उसके चारों ओर लिपटे हाथ को हटा दिया, लेकिन वह फिर भी नहीं उठा। लेकिन उसकी पलकें थोड़ी कांप उठीं, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। जिंडू में शुरुआती शरद ऋतु की सुबह एक ठंडी और ताज़ा भावना लेकर आई। जियाओ कियाओ ने कपड़े पहनना समाप्त किया, फिर धीरे से अपने पेट पर सरका हुआ कंबल खींचा, बिस्तर से बाहर निकली, अपने जूते पहने और खिड़की की ओर चली गई। उसने दरवाज़ा खोला। भारी बारिश और हवा की एक रात के बाद 2 चांदी के बालों वाले मैगपाई पक्षी खिड़की के बाहर टिड्डे के पेड़ की शाखाओं पर बैठे थे। वे एक दूसरे के पंखों को प्यार से सहला रहे थे जो बारिश में भीग गए थे, आगे पीछे उछल रहे थे, चहचहा रहे थे। अभी अभी इन 2 पक्षियों ने उसे जगाया था। अध्याय 127। जियाओ कियाओ ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, एक पल के लिए पेड़ की शाखा पर छोटे पक्षियों की जोड़ी को ध्यान से देखा। बिस्तर के पीछे वेई शाओ ने स्वप्न में हाथ बढ़ाया और किनारे को छुआ। यह खाली था। उसकी आंखें थोड़ी झपक गईं। उसने उन्हें चौड़ा किया और बैठ गया। कंबल का कोना जिसे जियाओ कियाओ ने अपने कंधों तक खींचा था, उसकी छाती से नीचे खिसककर उसके पेट पर गिर गया। उसने कंबल उठाया और बिस्तर से कूद गया। अचानक जियाओ कियाओ की पीठ को दरवाजे के फ्रेम से तिरछे खड़े देखा। एक पल के लिए रुक गया, फिर रुक गया। जियाओ कियाओ ने अपना सिर घुमाया। उनकी आंखें मिली। यहाँ आओ। वेई शाओ ने उसकी ओर देखा और पुकारा। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। टियो कियो ने दरवाजा बंद किया और उसके पास आ गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे थोड़ा पीछे खींच लिया। टियो कियो नीचे गिर गई और उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। कल रात मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। आप भी सहज हैं, है ना? वेई शाओ ने उसकी तरफ देखा और पूछा। जियाओ कियाओ उसके कंधे पर झुक गई, उसकी आंखों को देख रही थी जो अभी भी थोड़ी लाल थी, जैसे कि वह उसकी अपनी आंखों को देख रही हो। एक पल के लिए झिझकते हुए उसके होंठ थोड़े बंद हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वेई शाओ उसका जवाब सुनना नहीं चाहता था। उसने दूसरे व्यक्ति का मुंह ढकने के लिए अपना सिर नीचे किया। टाई के समय दरवाजा खुला। वेई थियू ने कल रात जो कपड़े उतारे थे, उन्हें जुआन नुओंग ने आंख पर गर्म करके इस्त्री किया था और कमरे में ले आया था। वे दोनों उठे, जल्दी से खाना खाया और फिर टिन डो लौटने के लिए सराय से निकल गए। वेई थियू ने उसे कुछ और दिनों तक उसका इंतजार करने के लिए कहा। जिबेई मार्क्विस गो क्वान के दूत से मिलने के बाद वह उसके साथ युयांग लौट आएगा। हान टोन सिर्फ एक जनरल था और युवा सम्राट लियू टोंग ने उसे अपने सहायक जनरल के रूप में सम्मानित किया था,
जो एक बहुत ही महान पद था। न केवल वह शाही महल को अपने निवास के रूप में मानता था, बल्कि स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास करता था, शाही गाड़ी का उपयोग करता था, यहाँ तक कि टैम थाई एक को भी बुलाता था और राज्य मंत्री को अपने विषयों के रूप में मानता था। अब क्योंकि वह शाही महल में जाने के लिए बहुत आलसी था, उसने दरबारियों को सीधे चर्चा करने के लिए अपने पास बुलाया। एक सड़क पर एक अधिकारी ने कहा कि अब लोयांग में 2 दरबार हैं। एक शाही महल में वानशेंग तियानशु महल है, दूसरा लियानहुआ ताई है। लियानहुआ ताई नाम जिंगसन द्वारा निर्मित लोयांग के पूर्वी उपनगरों में शानदार विला से आता है। चौड़े दरवाजे और लंबे बरामदे वाला ऊंचा घर, जिस पर आर्किड और जेड की नक्काशी की गई है। बगीचे में झील के बीच में कमल के फूल के आकार की एक इमारत थी, जो जेड से बनी थी और सोने से जड़ी हुई थी। न केवल इसमें दुनिया भर से सोना, जवाहरात और पैसा छिपा था, बल्कि इसमें हान टोन के हरम के रूप में सुंदरियां भी छिपी थी। 10 साल से भी ज्यादा पहले, जब सु नगा हुआंग की शादी लोयांग से हुई थी, तब उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उस समय हान टोन अभी भी लोयांग के बाहर का गवर्नर था और उसने लेडी नोक लाओ के बारे में भी सुना था। उसकी सुंदरता के अलावा उसके खास भाग्य के बारे में भी अफवाहें फैली हुई थी। हान टोन ने लोयांग में एक मजबूत सेना हासिल करने, सभी विरोधी गुटों को खत्म करने और स्थिति को बेहतर बनाने के बाद सबसे पहले उसने एक भोज में सु नगा हुआंग से मिलने गया। उस समय वह अभी भी ड्यूक ताफुंग डुक की पत्नी थी। हान टोन उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, इसलिए वह गुप्त रूप से एक अवसर की तलाश में था। सु नगा हुआंग को हान टोन के इरादों का एहसास क्यों नहीं हुआ? वह बहुत बुद्धिमान महिला है, खास तौर पर पुरुषों की बुरी आदतों को समझना। उसका पूरा जीवन पुरुषों के साथ सहज माना जा सकता है। अब तक एकमात्र झटका वेई शाओ था, लेकिन यह कहा गया था कि हन टन उसे चाहता था कि वह अदालत में सत्ता में था। शाही परिवार उस आदमी को चाउ में दूर से एड उस समय का फायदा उठाते हुए जब हान टोन ती थुई के साथ युद्ध में था, उसने शोक के नाम पर ट्रुंग सोन देश लौटने का इस्तेमाल किया। वह 2 साल से गायब थी और अब वह वापस आ गई थी। भले ही लोयांग में कुलीन महिलाएं बादलों और हवा की तरह थी, लेडी नोक लाओ की प्रतिष्ठा अभी भी बेजोड़ थी। लियन हुआ थाई के नुगुकलाम झील में भोज समाप्त होने के बाद हान टोन ने आंतरिक कक्ष में तो नगा हुआंग का पक्ष लिया। जब यह समाप्त हो गया तो हान टोन टॉवर पर पीठ के बल लेट गया और गर्जने की तरह खर्राटे ले रहा था। अंदर का हिस्सा शानदार और राजसी था, झरने की तरह काले बालों वाली एक सुंदरता। तो नगा हुआंग ने स्पष्ट घृणा दिखाई। हान टोन के मोटे शरीर को दूर धकेल दिया, पूरी नाक को ढकते हुए सिर के पीछे एक मुलायम बेल्ट कसकर बंधी हुई थी, नाजुक और विवेकपूर्ण। जब तक वह खुद बेल्ट नहीं उतारती, अन्यथा भले ही वह सो रही हो, वह इसे खोल नहीं पाती। उसने कुछ देर खुद को देखा, उसकी नजर उसके पीछे हान टोन की पीठ पर पड़ी। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उठकर बिस्तर पर वापस चली गई, चिल्लाई और हान टोन को जोर से धक्का दिया। वह एक गहरे सपने में था जब वह अचानक जाग गया, बहुत दुखी महसूस कर रहा था। हान टोन ने आंखें सिकोड़कर पूछा, मैडम किस लिए चिल्ला रही हैं? सु नगा हुआंग चौंक गए। अभी अभी मैंने एक सपना देखा। मैंने छत से एक चमकदार रोशनी को प्रधानमंत्री की ओर गिरते देखा। मुझे डर था कि प्रधानमंत्री खतरे में हैं, इसलिए मैंने जल्दी से जोर से चिल्लाया। अप्रत्याशित रूप से वह रोशनी कई बार प्रधानमंत्री के सिर के चारों ओर चक्कर लगाई, फिर एक ड्रैगन के आकार में बदल गई, अपनी पूंछ हिलाई और कमरे से बाहर उड़ गई, पूर्वी उपनगरों में उतरी। मैं चौंक गया, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री को परेशान कर दिया।
मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मुझे माफ कर देंगे। पहले तो हान टोन दुखी महसूस कर रहा था, लेकिन यह सुनने के बाद वह जाग गया, अपनी आंखें खोली और बोला, सच में? टोनगा हुआंग ने कहा, प्रधानमंत्री के सामने मेरी हिम्मत कैसे हुई बकवास बोलने की। हान टोन का ध्यान भटक गया। नगा हुआंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया। अभी जो सपना देखा था वह बहुत स्पष्ट था, जैसा कि मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं भी अंदर से बहुत उलझन में था। प्रधानमंत्री ने पूर्वी उपनगरों में किसी को यह देखने के लिए क्यों नहीं भेजा कि क्या हो रहा है। हान टोन किसी को भेजने के लिए सहमत हो गया। भोर के बाद किसी ने वापस आकर बताया कि शहर के पूर्वी उपनगरों में 1000 साल पुराना कछुए का खोल खोदा गया है। उस पर 9 बड़ी मुहरें लिखी थी। पहाड़ों में धूप सेंकते हुए, दुनिया पर राज करते हुए, वे कछुए का खोल भी यहाँ लाए और समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। हान टोन ने अपने विश्वासपात्रों को लियन हुआ थाई में मिलने के लिए बुलाया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। विभाग के प्रमुख फुंग दी ने कहा, सूर्य पहाड़ों में रहता है और भाग्य सूर्य है, जो प्रधानमंत्री का भी नाम है। यह एक अजीब शगुन है जो आसमान से गिरा है, जिसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री के पास सरकार को नियंत्रित करने की नियति है। 2. यदि हम और शब्द को मिला दें तो हमें शब्द मिलता है। तू ट्रुक और तांग थोंग ने भी कहा, हान राजवंश का भाग्य समाप्त हो गया है। लोग पीड़ित हैं। शिकायतों की आवाज स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देती है। अगर कोई प्रधानमंत्री नहीं होता जो पूरे दिल से इसका समर्थन करता, तो यह बहुत पहले ही ढह गया होता। प्रधानमंत्री ने देश की रक्षा में योगदान दिया है। पिछले साल उन्होंने युआन जिया को हराया था। लोगों के दिल एकजुट हैं, इसलिए उन्हें स्वर्ग की इच्छा का पालन करना चाहिए और सिंहासन पर चढ़ना चाहिए। बाकी लोगों ने भी एक सुर में यही कहा। हालांकि अब हान टोन की स्थिति बहुत बढ़िया हो गई थी। यहाँ तक कि युवा सम्राट लियू टोंग ने भी उसे अपने सहायक जनरल के रूप में सम्मानित किया। हर बार जब वह महल में प्रवेश करता, अगर कोई दरबारी मौजूद न हो तो हान टोन बैठ जाता, जबकि युवा सम्राट को डर से कांपते हुए एक तरफ खड़ा रहना पड़ता। इसलिए केवल सम्राट बनने से ही उसे संतुष्टि मिलती और उसकी शक्ति को पार करने का विचार भी उसके मन में उठता। बस इतना है कि मैं अब तक थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। आज स्वर्ग से एक संकेत मिला। नीचे के दरबारियों ने एक स्वर में कहा। वे चाहते थे कि वह सिंहासन पर चढ़े। इसलिए हान टोन तुरंत भावुक हो गया। उसने फुंग दी, तांग थोंग और उसके भरोसेमंद समूह को बुलाया और चर्चा की कि उसे सम्राट बनने, उसकी शक्ति का विस्तार करने और हर जगह इसकी घोषणा करने में कैसे मदद की जाए। हान टोन तो नगा हुआंग के पास गए और उनके चेहरे पर लगा तितली का मुखौटा हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने रोक दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, क्या आप भूल गए? मैंने प्रधानमंत्री को पहले ही बता दिया था कि पिछले साल मेरी मुलाकात एक जादूगर 3 से हुई थी जिसने भाग्य के बारे में पूछा था। जादूगरनी ने कहा कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन आर्किड की शाखा मेरे भाग्य को रोक रही है, इसलिए मुझे अपने पति के लिए पवित्र रहना होगा। बस उस बुरी किस्मत को तोड़ने के लिए 5 तत्वों में सुई का उपयोग करें, इसीलिए मैं तितली का मुखौटा पहनता हूँ। प्रधानमंत्री इसे हटाना चाहते हैं, क्या इसलिए कि वह मेरा भाग्य बर्बाद करना चाहते हैं? 3. ताओवादी पुजारी, एक व्यक्ति जो अमरता चाहता है और ताओवाद का अध्ययन करता है। सम्राट सुनगा ने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया। भले ही हान टोन को संदेह हो, वह नहीं जान पाएगा कि क्या यह सच था। लेकिन टोनों के जन्म की कहानी उसके मन में एक अजीब सा शकुन लेकर आई थी जो उसके मन में गहराई से बैठ गया था। इतना ही नहीं, कल रात वह उसके सपने में भी आई थी, आज के मामले में उसकी मदद करते हुए।
हान टोन भी उसे अब अपना मुखौटा उतारने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था। उसे इस तरह आधा ढका हुआ होना और भी रहस्यमय लगा, इसलिए उसने हंसते हुए कहा, मैडम सचमुच एक अजीब इंसान है। मेरी पत्नी को पाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि जो महिलाएं पहले शांति की मांग करती थी, वे उल्लेख के लायक भी नहीं थी। यदि मैं भविष्य में सिंहासन पर चढ़ता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से अपनी पत्नी का हरम में स्वागत करूंगा, जो जन्म से ही अपने अजीब भाग्य को जी रही है। टू नगा हुआंग ने उत्तर दिया, प्रधानमंत्री जी, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अभी भी चिंतित हूँ, क्योंकि अब जबकि प्रधानमंत्री के पास आकाश से अच्छी खबर आई है, मुझे डर है कि कहीं मेरे जागीरदार भी उसका अनुसरण न करें। विशेषकर उत्तर में वेईशाओ, क्या वह झुककर समर्पण कर देगा? हान टोन ने वेईशाओ के 2 शब्द सुने और गुस्से से लाल हो गया। वह बदमाश वेईशाओ, पिछले साल चिन्ह दान त्योहार पर कोई भी जागीरदार अनुपस्थित नहीं था, केवल वह अदालत में नहीं आया था। इस वर्ष उसने लुओंगचाओ पर अधिकार करने के लिए फुंगचियो को नष्ट कर दिया। वह इतना घमंडी है कि उसे लगता है कि मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। जब तक मेरा महान कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक प्रतीक्षा करें। मैं स्वयं यूझोउ पर विजय प्राप्त करने के लिए सेना का नेतृत्व करूंगा। गा हुआंग ने कहा, प्रधानमंत्री में वास्तव में एक मर्दाना भावना है। रूस के सम्राट उनकी प्रशंसा करते हैं और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब प्रधानमंत्री हाईवू 4 को एकीकृत करेंगे, जिससे उनका नाम दूर दूर तक जाना जाएगा। वेई थिएउ महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था। उसने क्यूनु दुयन चाओ से विवाह किया ताकि वह दक्षिण में जाकर मुसीबत खड़ी करने की अपनी भावी योजना को पूरा करने के लिए दुयन चाओ को उधार ले सके। यदि प्रधानमंत्री वेई शाओ पर विजय प्राप्त करते हैं, तो उन्हें दुयन चाओ के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए, जो एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना होगा, जिससे बाद में यात्रा छोटी हो जाएगी। 4. हाईवू, जिसका अर्थ है अंतर्देशीय। हान टोन ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि बचपन से ही मैडम वेई शाओ के साथ बड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है कि आप दोनों पुराने दोस्त हैं। अब आप अपने दांत पीसने की हद तक नाराज क्यों हैं? तो नगा हुआंग ने कहा, हम एक दूसरे को तब से जानते थे जब हम युवा थे। हम केवल कुछ ही बार मिले थे। हम पुराने दोस्त कैसे हो सकते हैं? वह और प्रधानमंत्री दुश्मन है, इसलिए वह मेरे भी दुश्मन है। हान टोन ने उत्तर दिया, ठीक है। जब तक मैं सिंहासन पर बैठूं तब तक प्रतीक्षा करो। मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। तुनगा हुआंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, महामहिम। हान टोन ने हंसते हुए अचानक कुछ सोचा और पूछा, वियन जिया को दीन खुआत से दुश्मनी है। पिछले साल उसने मेरी आज्ञा के आगे घुटने टेक दिए थे। उन्होंने एक बार कहा था कि वेई शाओ की पत्नी में दुनिया की एक दुर्लभ सुंदरता थी। दुनिया का कोई भी आदमी जो उसे देखेगा वह अपनी आत्मा खो देगा। यहाँ तक कि त्रान तोंग द्वारा तिन्ह चाओ को खोने की कहानी भी इसलिए थी क्योंकि वह वेई थिएउ की पत्नी को लेना चाहता था। वेई थिएउ ने क्यूनू को वापस लेने के लिए थाच आप पर हमला किया था। वह बदमाश वेई शाओ भी बहुत भाग्यशाली है। यदि आप उन्हें जानते हैं, तो क्या आपने कभी क्यूनू को देखा है? क्या वह तुमसे अधिक सुंदर है? तो नगा हुआंग मोहक मुस्कान के साथ बोले, मैं वेई थिएउ की पत्नी के साथ कैसे तुलना कर सकता हूँ? क्यूनू कितना खूबसूरत है, यह प्रधानमंत्री को अपनी आंखों से देखना होगा। वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। हान टोन विचलित था, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसे सिर्फ इस बात से नफरत थी कि वह क्यूनू को तुरंत वापस नहीं ले जा सकता था और उसे लोटस पैलेस में छिपा नहीं सकता था। वह न सिर्फ अपना गुस्सा निकालना चाहता था और वी शाओ को उसकी पत्नी को छीने जाने का अपमान सहना चाहता था, बल्कि वह अपनी आंखों से यह भी देखना चाहता था कि क्यूनू कितनी खूबसूरत है।
इतनी खूबसूरत कि वह ट्रान तुओंग से थैच अप को छीन सकती थी, जिसे उसने 10 साल से ज्यादा समय तक अपने पास रखा था। इतना ही नहीं, वह बुरी तरह हार भी गया। उसने अपना सौभाग्य किसी और को दे दिया। उस रात वेई शाओ जियाओ कियाओ को वापस जिंडू ले गया। गोंगसन यांग शिन पैलेस में उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति सामान्य थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि निश्चित रूप से कुछ हुआ था। वेई शाओ सबसे पहले जियाओ कियाओ को वापस जियायांग निवास ले गया। फिर वह अध्ययन कक्ष में गया और पूछा, क्या बात है श्रीमान? उसके लिए सबसे अप्रत्याशित खबर इंतजार कर रही थी। गोंगसुन यांग ने कहा, आज सुबह एक तेज घोड़े ने बताया कि लैंग्या राजा लियू यान ने डोंगहाई साम्राज्य के साथ गठबंधन किया है और जू झो के लिए सेना का नेतृत्व किया है। जू एन ने क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए जल्दबाजी में अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। वेई शाओ के दिमाग में अभी तक सोचने का समय नहीं था। लैंग्या राजा लियू यान? आखिरकार अपने संयम को वापस पाकर उसने अचानक गोंगसुन यांग की ओर देखा। उसकी आवाज और भी सतर्क हो गई। जासूस की रिपोर्ट के अनुसार लियू यान व्यक्तिगत रूप से बाद में लिंगबी की ओर गया। शायद वह बीजे को शांत करना चाहता था। अध्याय 128। लांग्या जुझो के उत्तर में स्थित है। राजधानी काइयांग है, जो जुझो शहर से केवल 4 या 500 मील दूर है। राज परिवार कमजोर हो चुका था, यह शक्ति भी नाममात्र की थी। वे हमेशा उस क्षेत्र में संतुष्ट रहे थे। अब तक टिएट थाई ने कभी भी लांगजिया पर ध्यान नहीं दिया था। ऐसा कहा जाता है कि पिछले साल जब राजकुमार लांग्या, क्राउन प्रिंस लियू यान, सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने उस समय कोई समाचार नहीं भेजा। उन्होंने केवल एक अंतिम संस्कार किया और फिर शाही दरबार में एक स्मारक प्रस्तुत किया। फिर भी हर कोई जानता था कि पिछले 2 वर्षों में लियू यान ने कई प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा किया था, नायकों की भर्ती की थी, अनगिनत भोजन संग्रहित किया था और शहर की दीवारों को मजबूत किया था। वह युवक नहीं था जिसे कुछ साल पहले यानझो में रहना पड़ा था, क्योंकि वह दूसरों से अलग हो गया था। लियू यान गुप्त रूप से जुझो पर ध्यान दे रहा था। पिछले साल जब बीजे और जू ताई के बीच शुरुआती लड़ाई शुरू हुई, तो बीजे ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया। आज जू झो अराजकता में था और उसने आखिरकार कार्रवाई करने का फैसला किया। डोंग हाई को जू झो को पकड़ने के लिए सेना भेजने में शामिल होने के लिए राजी किया। जू एन अपने पिता का बदला लेने के लिए दृढ़ था और उसने अपनी सारी मारक क्षमता जिया क्यू पर केंद्रित कर दी, जिससे जू झो अकेला रह गया। यह सुनने के बाद कि लियू यान का हमला सफल हो गया था, उसने जल्दी से अपने सैनिकों को उन्हें बचाने के लिए वापस ले लिया, लेकिन इसे बदलने का कोई तरीका नहीं था। हमला प्रतिकूल था और दूसरे पक्ष को डर था कि यांग शिन अपना वादा तोड़ देगा, इसलिए उन्होंने शेष शहरों को लूटने का अवसर लिया। कुछ विचार विमर्श के बाद उसे पहले जुझो को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। शेष 10,000 सैनिकों का नेतृत्व करते हुए नाराजगी से जियाफेई लौटकर सैनिकों को फिर से संगठित करना और स्वस्थ होना पड़ा। जुझो पर कब्जा करने के बाद लियू यान ने जो पहला काम किया वह था व्यक्तिगत रूप से लिंगबी जाकर बिजे से मुलाकात करना और दोस्ती करने की इच्छा व्यक्त करना। वेई शाओ मेज के पीछे बैठा था। मेज पर वह कीमती तलवार रखी थी जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। उसकी पतली उंगलियां तलवार की मूठ पर बने सोने के रंग के ड्रैगन पैटर्न को धीरे धीरे सहला रही थी। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी, लेकिन उसकी आंखें तूफानी थी, मानो तूफान आने वाला हो। लियू यान एक हान कुलीन था और वह बुद्धिमान लोगों को भर्ती करता था और उनके साथ अच्छा व्यवहार करता था। शाही परिवार में उसे एक दुर्लभ व्यक्ति के रूप में सराहा जाता था। जब वह युवा थे
तो वह अस्थायी रूप से दुयेन चाउ में रहे थे, इसलिए हो सकता है कि वह बीत्रे को जानते हों। अगर लियू यान ने वास्तव में इस व्यक्ति को भर्ती किया है तो यह अफसोस की बात होगी। हालांकि यह मामला कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरी राय में स्वामी को बड़ी तस्वीर को प्राथमिकता देनी चाहिए, पिछली शिकायतों को अलग रखना चाहिए, पीछे हटने का यह अवसर लेना चाहिए और बीजे का उपयोग करना चाहिए। यह सबसे अच्छी नीति है। गोंगसुन यांग किनारे खड़ा था और बोलता रहा, लेकिन वेई शाओ ने नहीं सुना। उसका दिमाग अब पूरी तरह से लियू यान के नाम पर केंद्रित था। वह अपनी पत्नी का बचपन का दोस्त था और उसका मंगेतर भी था। टियो क्यू और उसके विवाह के बाद इस व्यक्ति ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। आधे रास्ते में उसने उसे चुराने की हिम्मत भी की, फिर उसने गुस्से में सेना को थैचाप पर हमला करने के लिए भेज दिया। आज उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें बहुत अधिक काम संभालने की आवश्यकता है। उसने शहर पर कब्जा कर लिया और जमीन पर कब्जा कर लिया। उन लोगों को स्वीकार कर लिया जो आकर योगदान देना चाहते थे, युद्ध में जाने के लिए तैयार थे और उन्होंने सावधानीपूर्वक तैयारी की। दुनिया के लिए लड़ने की योजना के अलावा उनकी सारी भावनाएं गुप्त रूप से टियो क्यू को भेजी गईं। उस औरत के कारण वह हर दिन चिंतित रहता था, उसका मन अस्थिर रहता था। वह भावना बहुत कोमल थी, लेकिन वह उसके साथ एक नहीं हो सका। उसमें मैं था, मुझमें वह थी। कभी कभी प्यार, नफरत और ईर्ष्या। उसकी भावनाओं को रोकना मुश्किल था, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसने लियू यान के मामले को कहाँ छोड़ दिया था। लेकिन वह निश्चित रूप से उम्मीद नहीं कर सकता था कि यह आदमी अचानक बाहर निकल जाएगा, जिस तरह से किसी ने उम्मीद नहीं की थी। न केवल उसने जू झो को अपने कब्जे में ले लिया, जिसे वह हमेशा से चाहता था, बल्कि जिस बात ने वेई शाओ को सबसे ज्यादा असहज कर दिया, वह यह थी कि वह बीजे को भी भर्ती करना चाहता था। चाहे वेई शाओ इसे कितना भी स्वीकार न करना चाहे, भले ही वह हमेशा बीजे को शरणार्थियों का नेता कहता हो, लेकिन अपने दिल में वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि टियो क्यू के लिए शरणार्थियों का नेता उसकी बड़ी बहन का पति दाई क्यू था, और शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। यह सब क्यू उपनाम की वजह से था। इससे उसका दिल और भी टूट गया, वह भावुक हो गया और भी क्रोधित हो गया। कल रात उसने अकेले हवा और बारिश का सामना किया और 100 मील की यात्रा की, उसका पीछा करते हुए सराय तक पहुंचा, वह भी टियो क्यू की इच्छा के बदले में। उत्साह के उस पल में शायद अब उसके पास अपने माता पिता की आत्मा की गोलियों का सामना करने का समय नहीं होगा। यह सच था कि उस समय उसने उसकी कोमलता का आदान प्रदान किया था, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह स्वर्ग और मृत्यु में था, चरम नशे की भावना तक पहुंच गया। यह सिर्फ इतना था कि चरमोत्कर्ष बीत जाने के बाद उसके दिल में उसे अभी भी ऐसा महसूस हुआ जैसे पहले की तरह एक कोना गायब था। उसकी सकारात्मक हाँ सुनने के बाद वह नुकसान की भावना पूर्ण और संपूर्ण हो गई। बस एक रात बीती और अप्रत्याशित रूप से यह हुआ। एक था जियाओ कियाओ का पूर्व मंगेतर और दूसरा था उसकी बड़ी बहन का पति। अगर शरणार्थियों का वह नेता वाकई उस लियू आदमी का पीछा करता तो वह क्या सोचती? क्या ऐसा हो सकता है कि लियू परिवार का नाम उसके दिल में थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण हो गया है? अगर स्वामी मेरी राय के अनुसार खुद खड़े नहीं होना चाहते हैं या रानी से मदद मांगना चाहते हैं? अगर रानी ने तथ्यों को और स्पष्ट रूप से समझाते हुए एक पत्र भेजा होता तो बीट्रे को निश्चित रूप से लियू यान द्वारा भर्ती नहीं किया जाता। गोंगसुन यांग अभी भी उसके बगल में बड़बड़ा रहा था। वेई शाओ की आंखें गहरी हो गईं। उसने तलवार को आगे बढ़ाया, अपने कंधों को सीधा किया। जब सैन्य मामलों की बात आती है तो मेरे अपने फैसले होते हैं,
मुझे हस्तक्षेप करने के लिए एक महिला की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि कांग टॉन डुओंग को भी नू क्वान और लू डियम के बीच पिछले रिश्ते के बारे में पता था। क्वान हाउ के रवैये को देखकर उसे खुद को रोकना पड़ा। गू थियू ने कहा, खबर पता करने के लिए किसी को भेजो, बस पहले स्थिति पर नजर रखो। जहां तक तू चाओ की बात है। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, डोंग टिन से कहो कि सैनिकों को जुटाने से पहले इंतजार करे, पहले ऐसे ही इंतजार करे। यदि जुआन ने जू झो को खो दिया तो वह शांति कैसे बनाए रख सकता है? वह अवश्य ही जाकर शहर को लूटेगा। लियू यान की पृष्ठभूमि क्या है? एक महिला द्वारा बिना मालिक के कुत्ते की तरह भगाए जाने के बाद वह कुछ वर्षों तक दुयन चाउ में रहने के लिए भाग्यशाली था। वह नहीं जानता था कि एहसान कैसे चुकाया जाए और अब वह बाहरी लोगों को फंसाना चाहता है। सल्फर को थोड़ी सी आग लगती है और वह चांद तारों से लड़ना चाहता है। बस बैठो और टीएम और लू दीम की लड़ाई देखो। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया। 3 दिन बाद क्यूई बेई के मार्क्विस गो क्वान के दूत आए। दूत कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थे, बल्कि गो क्वान के सबसे बड़े बेटे गो जिंग थे। जब वह मिलने आया तो गो जिंग 6 बढ़िया घोड़े, एक सुनहरी काठी और कुछ रेशम भी लाया था। उपहारों के अलावा एक धूप गाड़ी भी थी। गाड़ी में वे 2 सुंदरियां थीं, जिन्हें गो क्वान वेई शाओ को देना चाहता था। एक संगीत में अच्छी थी, दूसरी नृत्य और गायन में अच्छी थी, एक कुंवारी देह और उत्कृष्ट उपस्थिति के साथ। उस रात वेई शाओ ने उन लोगों के समूह का मनोरंजन करने के लिए शिन पैलेस में एक भोज का आयोजन किया, जिनके लिए गो जिंग इतनी दूर से आए थे। सामने का हॉल जहां भोज आयोजित किया गया था, वह शेयांग निवास से कुछ ही दरवाजे की दूरी पर था। उस दिशा से बांस की बांसुरी की आवाज सुनी जा सकती थी। क्योंकि बहुत सारे मेहमान थे, प्रत्येक समूह में दर्जनों लोग थे। जियाओ कियाओ के जा डोंग निवास से नौकरों को भी वहां सेवा करने के लिए भेजा गया था। जैसे जैसे आकाश धीरे धीरे काला होता गया, कई बूढ़ी नर्सें एक के बाद एक लौटीं। जुआन नुओंग छोटी रसोई से पोरिया कोकोस के साथ काले चिकन सूप का एक कटोरा लेकर आई। हर बार जब उसका मासिक धर्म आता तो रानी असहज महसूस करती। हालांकि यह पहले से बेहतर था, लेकिन हर बार दिन आया, उसके पूरे शरीर को कमजोर और शक्तिहीन महसूस हो रहा था। नू जून की स्त्री रोग संबंधी बीमारी का निदान करने के लिए उसने 2 लोगों को बात करते हुए कहा। मैं मुख्य घर में खड़ा था और उन 2 लोगों को अपनी पूरी ताकत से देख रहा था। मेरी नजरें क्वान हाउ और उनके बीच बार बार घूम रही थी। दूसरे ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है। मैंने उन 2 महिलाओं की सेवा करने वाली बूढ़ी नानी को यह कहते हुए सुना कि मार्क्विस क्यू बेई का इरादा मार्क्विस जून से शादी करने का है और वह अपनी बेटी को भी साथ लाना चाहता है। रानी को अभी तक नहीं पता कि क्या हो रहा है। चुनयांग ने भौहें सिकोड़ी और खांसी। वह चली गई और बोली, तुम आजाद हो तो यहाँ खड़े होकर बकवास कर रहे हो? क्या सारे नियम ताक पर रख दिए गए हैं? बूढ़ी नानी ने शोर सुना और पीछे मुड़कर देखा। वे चौंक गए और जल्दी से माफी मांगी। जुआन नोंग ने घर में जाने से पहले 2 और वाक्य चिल्लाए। देखा कि ट्यू क्यू भी खिड़की के सामने खड़ा है। दरवाजे की दिशा वही थी जिस ओर दोनों बूढ़ी नर्सें अभी अभी बातें कर रही थी। उसने अनुमान लगाया कि उसने भी आवाज सुनी होगी और परेशान मन से उसने उसे आवाज लगाई। ट्यू क्यू ने 2 चम्मच खाए और फिर उन्हें नीचे रख दिया। रसोई के कर्मचारियों ने उसे थोड़ा और खाने की सलाह दी। जियाओ कियाओ ने इसे निगलने की कोशिश की, लेकिन उसे बहुत उल्टी महसूस हुई और उसने इसे वापस धकेल दिया।
अचानक उसे लगा कि उसका पेट घूम रहा है, जैसे कि वह उल्टी करना चाहती हो। जियाओ कियाओ ने भौहें सिकोड़ी और इसे रोकने की कोशिश की। जुआन नुओंग ने देखा कि उसकी अभिव्यक्ति असामान्य थी, यह सोचकर कि उसने अन्य 2 लोगों को बात करते हुए सुना है, इसलिए उसने उत्सुकता से सलाह दी, क्या महिला ने कुछ सुना है? इसे दिल पर मत लो। दक्षिणी सेना लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है, शायद लोग अपने दिल में यह भी समझते हैं। जो 2 महिलाएं उसकी सेवा के लिए भेजी गई थी, वे दक्षिणी सेना की नजरों में नहीं आ सकी। लेकिन अगर गो परिवार अपनी बेटी को यहाँ लाता है, तो वह केवल उपपत्नी ही हो सकती है। महिला स्वामी को आराम करना चाहिए, पुरुष स्वामी उससे प्यार करेंगे। क्यों क्यों थोड़ा काम उठी, वह थोड़ा मुस्कुराई और जवाब दिया, जुआन नुओंग सही है। टिन पैलेस का मुख्य हॉल खंभे और बीम नक्काशीदार थे। विशाल और हवादार हॉल में 8 बड़े लाल खंभे, जिनके चारों ओर 2 व्यक्ति गले नहीं लग सकते थे, तिपाई की स्थिति में व्यवस्थित किए गए थे। हॉल के चारों कोनों पर गोमांस की चर्बी जलाने वाली मशालें थीं, जो पूरे हॉल को दिन की तरह रोशन कर रही थी। वेई शाओ पूर्व में मेज पर अकेली बैठी थी, जबकि दूतों का समूह गोजिंग दक्षिण में बैठा था और गोंगसुन यांग और मुख्य दूत वेई क्वान उत्तर में बैठे थे। शराब स्वादिष्ट और भरपूर थी और मेहमानों और मेजबानों ने अपने गिलास उठाए और खुशी से बातें की। दोनों सुंदरियों ने गायन और नृत्य समाप्त करने के बाद वे उस ओर चली गईं, जहां वेई शाओ तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बैठी थी। उन्होंने चारों ओर देखा और घुटनों के बल बैठ गए तथा अपने हाथों में शराब का जग थाम लिया। एक नौकरानी ने शराब डाली, उसे भरा और एक आमंत्रण गुनगुनाते हुए वेई शाओ को शराब की पेशकश की। वेई शाओ ने इसे स्वीकार कर लिया और नौकर को दोनों सुंदरियों को पुरस्कृत करने का आदेश दिया। सुंदरियों ने उसे धन्यवाद दिया और पीछे हट गईं। गो जिंग एक तरफ बैठ गया और अपने रणनीतिकार जिया होंग को देखा। जिया होंग समझ गया कि उसका क्या मतलब है, खड़ा हुआ और वेई शाओ को टोस्ट किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ आने से पहले मैंने यान हो की वीर प्रतिभा के बारे में सुना है। एक मजबूत और कुलीन व्यक्ति, अपनी युवावस्था से ही उसने उत्तर को शांत किया, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया और सभी ने उसकी प्रशंसा की। मैं लंबे समय से आपकी प्रशंसा करता रहा हूँ और आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिला है। मैंने सुना है कि मार्क्विस येन न केवल एक पुनर्जन्म वाले मार्शल कलाकार हैं, बल्कि आधे हजार नदियों की तरह सुंदर और उदार भी हैं, जिससे हर कोई उनकी प्रशंसा करता है। मेरे स्वामी की एक सुंदर बेटी है, जो अपने यौवन पर है और वह काफी सुंदर है। यदि आप उससे कोई आपत्ति नहीं करते हैं, तो वह आकर यान मार्क्विस और उनकी पत्नी की सेवा कर सकती है, ताकि मेरे स्वामी के अच्छे इरादे दिखें। मुझे आश्चर्य है कि यान मार्क्विस क्या सोचते हैं। बान थिएन चूहा मुहावरा, जिसका अर्थ है पारलौकिक और दूसरी दुनिया का। गोंगसुन यांग की अभिव्यक्ति थोड़ी जम गई और उसने वेई शाओ की ओर देखा। वेई शाओ ने अपने प्याले में शराब खत्म की, धीरे से उसे नीचे रखा, थोड़ा मुस्कुराया और जवाब दिया, आपके अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद, गो मार्क्विस। मार्क्विस गो की बेटी निश्चित रूप से एक गुणी व्यक्ति है। कृपया उसे बताएं। खियो बहुत आभारी है, लेकिन उसे ऐसा महसूस कराने की हिम्मत नहीं है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। आशा है कि एक और रिश्ता बनाने में सक्षम हो, ताकि शुद्ध और सुरुचिपूर्ण दिल को निराश न किया जा सके। 3 शुद्ध और सुरुचिपूर्ण दिल। गो जिंग और जिया होंग दोनों दंग रह गए। वेई शाओ ने अपनी मुख्य पत्नी के रूप में क्यूनु दुयेन चौ से शादी की थी। दुनिया में हर कोई इसके बारे में जानता था। बेशक गो थुयेन भी अपनी बेटी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन अभी-अभी
हाँ हुआंग ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा, वह इस रिश्ते को मजबूत करने की उम्मीद में एक उपपत्नी बनने के लिए तैयार थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वेई थियो ने साफ मना कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, कुछ पल के लिए समझ नहीं पाया कि कैसे जवाब दें। कांग टॉन डोंग को अपने दांतों में दर्द महसूस हुआ। यह देखकर कि जून हो ने बोलना समाप्त कर दिया है, उसने अपना भाव नहीं बदला और अपने लिए कुछ शराब डाली। फिर वह शांति बनाने के लिए खड़ा हो गया। वेई क्वान वह व्यक्ति था जिसे वेई शाओ ने गुओ जिंग के समूह से संपर्क करने के लिए नियुक्त किया था। स्थिति को देखते हुए उसने जल्दी से गुओ जिंग को टोस्ट किया और फुसफुसाते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मेरे स्वामी ने आपके अच्छे इरादों को अस्वीकार कर दिया। इससे पहले कई अन्य परिवार भी थे जो अपनी बेटियों को भेजना चाहते थे। स्वामी ने फिर भी मना कर दिया। पहले भी ऐसा ही था, अब हमें आपकी राय नहीं माननी चाहिए। हालांकि स्वामी इसे नहीं लेते हैं, लेकिन स्वामी की स्वामी से दोस्ती करने की इच्छा, स्वामी इसे स्वीकार करते हैं। स्वामी को बहुत अधिक नहीं सोचना चाहिए। तभी गुओ जिंग को अजीब तरह से समझ में आया, लेकिन वह अपने दिल में बेहद हैरान था। रिश्ते को मजबूत करने के लिए बेटी भेजने का मामला कुछ ऐसा था जो अक्सर देखा गया था। उसने यह भी सुना था कि वेई शाओ और यानझो के कियाओ परिवार के बीच एक अनसुलझा झगड़ा था। कियाओ परिवार ने झगड़े को सुलझाने के लिए अपनी बेटी की शादी वेई शाओ से कर दी। पहले उन्हें जू ताई द्वारा दंडित किया गया था, लेकिन वेई शाओ के हस्तक्षेप के कारण वे एक आपदा से बचने में सक्षम थे। इसलिए उसने भी रिश्ते को मजबूत करने की उम्मीद में उसका अनुसरण करने का इरादा किया। लेकिन उसे उसके द्वारा अस्वीकार किए जाने की उम्मीद नहीं थी। वह केवल खुद को एक कदम देर से आने के लिए दोषी ठहरा सकता था, जिससे यानझो के कियाओ परिवार को जल्दी से कब्जा करने का मौका मिल गया। अध्याय 129। भोज समाप्त हो गया। वेई शाओ ने देखा कि वेई क्वान कुछ कहना चाहता था। उसने जल्दी से हाथ हिलाकर कहा कि उसे शौचालय जाना है, इसलिए वह जल्दी से चला गया। वेई क्वान ने उसका पीछा किया और आखिरकार पश्चिमी शौचालय के बाहर वेई शाओ को पकड़ लिया। उसने उसे रोका, मेरे स्वामी दुनिया को शांत करना चाहते हैं, इसलिए इस समय उन्हें नायकों का स्वागत करना चाहिए और लोगों का दिल जीतना चाहिए। क्वैक थुएन ने अपनी बेटी को यहाँ लाने की पहल की। वह न केवल भगवान से मित्रता करना चाहता था, बल्कि वह एक स्थायी रिश्ता भी बनाना चाहता था। प्रभु ने ऐसा क्यों मना कर दिया? मैंने देखा कि उस समय क्वाच हंग भी भ्रमित था और समझ नहीं पा रहा था। उसकी आत्मा बेचैन थी, यह जानते हुए कि वह संदिग्ध था। इसलिए मैंने उसे कुछ वाक्यों के साथ आश्वस्त किया, तभी उसे सहजता महसूस हुई। कृपया विचार करें, मेरे प्रभु, वेई शाओ ने उत्तर दिया, मैं चाहूं तो इसे दूर धकेल सकता हूं, लेकिन क्या आप फिर भी चाहते हैं कि मैं इसे वापस ले लूं? ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने आज बहुत ज्यादा शराब पी ली है, मुझे शौचालय जाना है। इतना कहकर वह जल्दी से अंदर चला गया। वे क्वेन का चरित्र ईमानदार था, वह दूसरों की इच्छा के अनुसार काम करना नहीं जानता था। अगर यह ऐसा कुछ था जो उसे लगता था कि उसे करना ही है, तो उसे निश्चित रूप से कारण स्पष्ट रूप से बताना होगा, तभी वह इसे जाने देगा। एक बार पहले भी उसने वी शाओ को इसी तरह धोखा देने की कोशिश की थी। 3 दिनों तक लगातार उसका पीछा करता रहा और आखिरकार वी शाओ ने अनिच्छा से सहमति जताई, तभी उसने इसे जाने दिया। वी शाओ को भी पता था कि गोनू के अभी मना करने से सभी हैरान हो गए थे। इसलिए पार्टी खत्म होने के बाद उसने देखा कि वेई क्वान उसकी ओर आ रहा है, इसलिए वह जल्दी से शौचालय में चला गया। अप्रत्याशित रूप से उस आदमी ने उसका पीछा करने पर जोर दिया। वेई शाओ अंदर बैठा रहा,
बहुत देर तक अपनी सांस रोके रहा, जब तक कि उसे बाहर कोई हलचल सुनाई नहीं दी। उसने सोचा कि वेई क्वान चला गया है, फिर बाहर जाने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से वह आदमी अभी भी दरवाजे के सामने इंतजार कर रहा था। वेई शाओ वापस अंदर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन वेई क्वान ने उसका रास्ता रोक दिया। मेरे प्रभु, एक जागीरदार की एक पत्नी और 8 रखैले होती हैं। अब स्वामी के पास तो केवल एक ही स्त्री है, कुछ और रखैले रखना भी स्वर्ग और पृथ्वी का मामला है। मेरे स्वामी को इसे स्वीकार करना चाहिए। वेई शाओ ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने सुना ही न हो। उसने अपना दाहिना पैर उठाया, लेकिन उसकी आस्तीन को वेई क्वान ने पीछे से पकड़ लिया। वेई शाओ नाराज हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और कहा, आज गो क्वान अपनी बेटी को लाया है। अगर मैं उसे स्वीकार करता हूँ, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं कल आने वाले सभी लोगों को स्वीकार करूं? हमें अपने सैन्य कौशल का इस तरह प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है? एक, ज्यादा कुछ मत कहो। डॉट एक, वो लोग क्वान ट्रिम, सभी के लिए समान। वे क्वेन दंग रह गए और जल्दी से तर्क दिया, मेरे स्वामी को मेरे अर्थ को विकृत नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब है, इस बार गुओ परिवार ने पहले ही उसे इस तरह खुश करने की कोशिश की है। अगर स्वामी गो थुएन को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उन्हें भी संदेह होगा, जो उस रिश्ते के लिए हानिकारक होगा। वेई शाओ ने अपनी आस्तीन लहराई, गुस्से में। क्या मुझे लगता है कि दुनिया को अभी भी महिलाओं की स्कर्ट पहनने की जरूरत है? अपनी बात समाप्त करने के बाद वह तेजी से आगे बढ़ा। वेई क्वान को लगा कि जून हो ने जो कहा वह समझ में आता है, लेकिन यह सामान्य ज्ञान के विरुद्ध भी लगता है। वह शौचालय के दरवाजे के सामने खड़ा था और एक पल के लिए झिझका, फिर अपना सिर उठाया और देखा कि गोंगसुन यांग विपरीत दिशा में चल रहा था। वेई क्वान ने जल्दी से उसका पीछा किया और बातचीत शुरू की। सलाहकार, तुम ठीक समय पर आ गए। कांग टॉन डोंग ने शराब पी ली और उसे इतनी भूख लगी कि उसे भी यहाँ आना पड़ा। दूर से उसने देखा कि मार्क्विस की परछाई शौचालय के बाहर वेई क्वान के साथ खड़ी होकर बात कर रही थी। गोंगसुन तांग रुक गया और जल्दी से दूर चला गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वेई क्वान उसे देख लेगा। उसे अपने पीछे से जोर से पुकारते हुए सुनकर वह रुक गया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। वे क्वेन ने अभी अभी अपनी राय बताई। क्या आपको लगता है कि मैंने जो कहा वह सही है, सैन्य सलाहकार? मेरे स्वामी को इसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं? गोंगसन यांग ने जून हो के उदास चेहरे पर नजर डाली और खांसना शुरू कर दिया। खांसी, खांसी। मेरे स्वामी के इस मामले पर अपने विचार होने चाहिए। गार्ड के प्रमुख ने पहले ही अपना कर्तव्य बता दिया है। बाकी मामलों के लिए खांसी खांसी, मेरे स्वामी के अपने विचार हैं। वेई क्वान ने शुरू में सोचा था कि गोंगसन यांग उसके जैसा है और शायद उसे सलाह देगा। किसने सोचा होगा कि थोड़ी देर खांसने के बाद वह ऐसा कुछ कहेगा। वह स्तब्ध रह गया। सैन्य सलाहकार ने कुछ भी सलाह नहीं दी। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि भगवान सुंदरता को पहचाने। मैं यह भी जानती हूँ कि मेरे स्वामी सौंदर्य में रुचि रखने वाले व्यक्ति नहीं है। लेकिन आज के भोज में स्वामी के कार्य वास्तव में अनुचित थे, इसलिए मैं अपनी राय देने का साहस करता हूँ। प्रभु इसे स्वीकार क्यों नहीं करते, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी से डरता हूँ। तो क्या? वेई शाओ ने बोलना समाप्त किया और फिर क्रोधित होकर चला गया। वेई क्वान बेहद हैरान था। उसने अपना मुंह खोला और जून हो के अहंकारी प्रस्थान के पीछे खाली आंखों से देखा, जब तक कि वह गायब नहीं हो गया। गोंगसुन यांग ने अपना हाथ हिलाया। वेई के प्रमुख, मुझसे मत पूछो, मैं तुमसे ज्यादा नहीं जानता। मैं बाथरूम जा रही हूँ। यह तुआट के घंटे का मध्य था। यह बहुत जल्दी नहीं था, लेकिन बहुत देर भी नहीं हुई थी।
पिछले कुछ दिनों में जब टियो कियो को अस्पताल से ले जाया गया था, तब भी वह दिन के दौरान मानसिक रूप से असहज महसूस करती थी। आज रात के भोज की तैयारी पूरी करने के बाद उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए उसे फिर से नींद आने लगी। फिर जियाओ कियाओ लेट गई। हालांकि वह लेट गई, फिर भी उसे नींद नहीं आई। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, कुछ दिन पहले की तूफानी रात की छवि उसके दिमाग में उभरी। डूबे हुए चूहे की तरह भीगा हुआ वेई शाओ उसके सामने आया। उस रात उसकी भावनाएं अवर्णनीय थी। जब उसने पहली बार वेई परिवार में शादी की, तो उसका एक ही मिशन था, जो उसका अपना लक्ष्य भी था, कि वह कियाओ और वेई परिवारों के बीच पिछले जीवन की नफरत को दूर करने की उम्मीद कर रही थी। कियाओ परिवार का भविष्य कैसा होगा, यह न जानने की तुलना में जियाओ कियाओ की उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि वह जानती थी कि दाई यान के संस्थापक सम्राट वेई शाओ ने अपने दिल में नफरत के साथ अपने पिछले जीवन में कियाओ परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ कैसा व्यवहार किया था। 2 साल बीत चुके थे। चूंकि वह यहाँ शादी करके 14 साल की थी, अब वह 16 साल की हो गई है। पिछले 2 सालों में घबराहट की भावना से, गलत कदम उठाने के डर से, गलत शब्द कहने के डर से वह आखिरकार धीरे धीरे परिवार में घुल मिल गई थी। कियो परिवार को अपने पति वेई थियू का भी प्यार प्राप्त हुआ। अब वह गुस्सा होने के लिए उसके भोग पर भी भरोसा कर सकती थी। हालांकि उसने कभी यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि वह और वेई शाओ इस तरह हो सकते हैं, क्यों परिवार को न छूने का उसका आश्वासन पाकर। उस वर्ष अपने माता पिता की मृत्यु के कारण बदला लेने के लिए वेई शाओ का जुनून उसके दिल में गहराई से दफन हो गया था। वह स्पष्ट रूप से समझती थी कि वह नफरत कितनी गहरी थी। वह इतना घमंडी आदमी था, लगभग क्रूर होने की हद तक ठंडा। जियो कियाओ भी अपने दिल में यह जानती थी। इसलिए जिस क्षण उसने बारिश से उसकी लाल आंखें देखीं, वे आंखें बस उसे घूरती रहीं और अचानक ऐसा वाक्य कह दिया, ऐसी स्थिति में जहां वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जियो कियाओ घबरा गई। अजीब बात यह है कि उस पल उसे ऐसा नहीं लगा कि वह किसी बोझ से मुक्त हो गई है। ऐसा नहीं था कि वह किसी बोझ से मुक्त हो गई थी, बल्कि वह रोना चाहती थी। उसके कारण और उसके कारण। वह उसे मुझे वैसे ही प्यार करने का वादा करने के लिए सहमत हो गया, जैसा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह जानती थी, उसके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी। यह बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसलिए उसे अन्य शर्तों के साथ आने का भी अधिकार है। यह तो मानो निश्चित बात है। हालांकि उस तरीके से उसे आसानी से ऐसा महसूस होता था कि वह वेदी पर पड़ी एक बलि की वस्तु है। या अंत में वह सिर्फ उसका दिल चाहता था कि वह उसे पूरे दिल से प्यार करे। टियो कियो ने स्पष्ट रूप से समझा, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह ऐसा नहीं कर पाएगी। उस समय उसके साथ उसका समझौता वास्तव में एक झूठ था। उसे नगु थियू पसंद था, एक बुरा आदमी पसंद था जो लोगों को अपने दांत पीसने की हद तक नफरत करता था, लेकिन जब वह अच्छा स्वभाव वाला होता तो वह उसे कमजोर और भावुक बना सकता था। लेकिन उस वादे के कारण वह भविष्य के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो सकती थी। बादल सफेद कपड़ों की तरह बहते थे, अचानक नीले हो जाते थे। इस दुनिया में बहुत सारे बदलाव हैं। 2 तांग के डूफू द्वारा विलाप की कविता से अंश, जिसका अर्थ है कि दुनिया अप्रत्याशित रूप से बदल रही है। 10 साल, 20 साल बहुत दूर है, चलो अब इसके बारे में नहीं सोचते। पिछले साल इस समय की तरह वह कैसे जान सकती थी कि वह आज क्या सोच रही थी। उसे विश्वास था कि वादा उसके दिल की गहराई से आया था।
लेकिन वह यह भी समझती थी कि लोगों के सिर में काटने वाला क्रूर जानवर केवल उसके द्वारा जेल में लोहे की जंजीरों से बंद किया गया था। कौन जानता है कि अगर वह एक दिन अपनी बेड़ियों से छूट गया तो क्या होगा। वह अपनी पूरी क्षमता के साथ उसका जवाब देने के लिए सहमत हो गई। लेकिन उसे अभी भी उम्मीद थी कि उसके पिता क्यों परिवार को पुनर्जीवित कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसके पहले के विचार थे। एक महिला से प्यार करना, चाहे वह एक बच्ची ही क्यों न हो, केवल द्वेष को बांध सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से इसे खत्म नहीं कर सकता। जियो क्यूओ यह समझती थी। जुआन नियांग जानती थी कि जियो क्यूओ अभी भी सोई नहीं है, इसलिए वह कोशिश करने के लिए कमरे में चली गई। यह देखकर कि ट्यू क्यू अभी भी सोच रहा था, जुआन नुओंग ने सलाह दी, नुक्वान को बहुत अधिक नहीं सोचना चाहिए। गोजिया। जियो क्याओ उठकर बैठ गई और उसे बीच में टोकते हुए बोली, मैं देखती हूँ कि जुआन नुओंग मुझसे ज्यादा सोचता है। जुआन नुओंग मुस्कुराई और आत्म मजाक में अपना सिर हिलाते हुए आह भरी, रानी सही कह रही है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ। ट्यू क्यू ने आगे कहा, जुआन नुओंग, चिंता मत करो। पति गो नु को स्वीकार नहीं करेगा। भले ही 2 सुंदरियों को भेजा गया था, उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। कुछ वर्षों में अगर वेई शाओ को इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा तो उसे यकीन नहीं था कि वह क्या करेगा। लेकिन इस बार बिना सोचे समझे भी उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वेई शाओ उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। जुआन नियांग दंग रह गई। उसने खुशी से जियो कियाओ का हाथ थाम लिया, यह महसूस करते हुए कि उसकी उंगलियां ठंडी थी। उसने जल्दी से उसे लेटने के लिए कहा और कंबल वापस टक दिया। चिकन सूप का कटोरा साफ करने के लिए मुड़ी, जिसे जियो कियाओ ने ठंडा होने से पहले ही कुछ निवाले खाए थे। अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वी शाओ कमरे में दाखिल हो चुका था। जुआन नियांग ने दक्षिणी भगवान का अभिवादन किया, फिर जली हुई मोमबत्ती उठाई और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अचानक वी शाओ ने उसे वापस बुला लिया। यह क्या है? चिकन सूप, जुआन नियांग ने कहा, महिला भगवान को पोषण देने के लिए। लेकिन महिला इसे खा नहीं सकी। यह अब ठंडा हो गया है, इसलिए नौकरानी इसे बाहर ले आई। मुझे देखने दो। वेई शाओ ने ट्रे पर कटोरा रखा। इससे पहले कि जुआन नुओंग उसे रोक पाता, उसने कुछ घूंट निगल लिए, कटोरी को वापस ट्रे पर रख दिया और संतुष्टि से डकार लिया। इसमें अजीब सी गंध आ रही है, उन्होंने जीभ चटकाते हुए कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मनुष्य खाना नहीं खाता। अगली बार इसे थोड़ा बेहतर बनाइए। अगर शेफ ऐसा नहीं कर सकता तो उसे बदल दो। जुआन नुओंग ने कुछ नहीं कहा। उसने ट्यू क्यू को देखा और फिर ट्रे बाहर ले गई। कुछ दिनों के लिए लौटने के बाद ट्यू क्यू का दिल अभी भी बेचैनी से धड़क रहा था। अब उसे इस तरह देखकर उसे अजीब लगा। ट्यू क्यू ने कंबल को खींच लिया, अपना चेहरा ढक लिया। उसके कंधे हिल रहे थे क्योंकि वह हल्की हंसी थी। अचानक बिस्तर का किनारा डूब गया। किसी ने कंबल खींच लिया। ngु थियू उसके बगल में लेटा हुआ था, उसे गौर से देख रहा था। उसकी भौहें उठी हुई थी। तुम किस बात पर हंस रहे हो? ट्यू क्यू ने अपना सिर हिलाया। मुझे बताओ। उसने एक तानाशाह की तरह काम किया। जियो क्याओ ने फिर भी अपना सिर हिलाया। उसके गुलाबी गालों पर बालों की कुछ लटें चिपकी हुई थी, जो उसे असामान्य रूप से सुंदर बना रही थी। वेई शाओ ने एक पल के लिए चुपचाप देखा, फिर उसके चेहरे पर चिपके बालों की लटों को ब्रश करने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, यार, आज गो क्वान ने मुझे 2 सुंदरियां दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक गाना जानती है, उसकी आवाज लार्क जैसी है। दूसरी नाचना जानती है, मृदुल जैसे उड़ रही हो। वह रुक गया।
लेकिन मैंने नहीं देखा। ट्यू क्यू ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। अगर तुम नहीं देखते तो तुम्हें कैसे पता कि वह बहुत सुंदर है? तुमने नहीं देखा, तुम्हें कैसे पता कि वह उड़ सकती है? वेई शाओ ने एक पल के लिए विराम लिया, बस एक नजर। फिर उसने जल्दी से कहा, केवल इतना ही नहीं, गो क्वान भी अपनी बेटी को मेरी रखैल बनाने के लिए लाया था। वह गुस्से में दिख रहा था। उस समय मैंने खुद से सोचा, मेरे पास पहले से ही मैन है। गो क्वान की नश्वर बेटी की तो बात ही छोड़ो, मैं देवी दाओची को भी ज्यादा नहीं देखता। तो मैंने तुरंत मना कर दिया। वह वेई क्वान लड़का अभी भी सही और गलत में अंतर नहीं जानता है। वह मेरा पीछा कर रहा है और मुझे गोनू को अपने साथ लेने के लिए मजबूर करने पर तुला हुआ है। अंत में मेरे डांटने के बाद वह शर्मिंदा हुआ और पीछे हट गया। ऐसा कहने के बाद वी शाओ ने अपना मुंह बंद कर लिया। उसकी काली पुतलियां उसे गौर से देख रही थी। पिछले कुछ दिनों से शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका मूड अच्छा नहीं था और वह थोड़ी थकी हुई भी महसूस कर रही थी। जियो क्याओ ने यह भी देखा कि उसके सामने वी शाओ अभी भी सावधानी से उसे थोड़ा थोड़ा करके खुश करने की कोशिश कर रहा था। पिछली कुछ रातों से वह उसे सोने के लिए केवल गले लगाता था। यह देखकर कि वह दुखी थी, उसने उसे चाहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उस पल में ट्यू क्यू ने उसकी आंखों से कुछ बातें पढ़ी। उसने कुछ देर तक उसे देखा। उसकी दो बर्फ सफेद भुजाएं कमल की जड़ों की तरह फैली हुई थीं। उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट ली। उसके होंठ उसके कान के पास थे। यार, मैं जानता है कि मेरा पति मेरे लिए अच्छा है। उसके नरम सुगंधित होठों ने उसके गाल को चूमा। ngू थियू ने अपनी आंखें बंद कर ली। ट्यू क्यू से आने वाली हल्की खुशबू की एक गहरी सांस ली। उसे चूमने के लिए उसे दबाया। ट्यू क्यू को उसके शराब की गंध के साथ चिकन सूप की महक आई। उसका पेट अचानक उलट गया। थोड़ी देर तक खुद को रोकने के बाद, लेकिन फिर भी खुद को रोकने में असमर्थ, ट्यू क्यू ने उसे दूर धकेल दिया, उसकी गोद में रेंग गई और अपने पेट में सब कुछ उल्टी कर दिया। अध्याय 130। वेई शाओ दंग रह गया। उसने जवाब दिया, क्या हुआ? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? उसे अपनी गोद में बिना हिले डुले लेटे देखकर उसने सावधानी से उसे गले लगाया और उसका चेहरा घुमा दिया। जियाओ क्याओ उसकी कोहनी पर झुक गई। उसकी आंखें कसकर बंद थी। तुम कैसी हो? वेई शाओ ने फिर से पूछा। उसका हाथ उसके गालों को सहला रहा था। बहुत ठंड है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। उसने धीरे से जियाओ क्याओ को तकिए पर लिटाया, खड़ा हुआ और बाहर चला गया। लेकिन जियाओ क्याओ ने पीछे से उसकी आस्तीन खींच ली। मैं ठीक हूँ। उसने अपना सिर हिलाया। मुझे बस तुम पर शराब की गंध आई। शायद तुम्हें उल्टी हो गई क्योंकि तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। वेई शाओ दंग रह गया। उसने अपनी आस्तीन को सूंघने के लिए उठाया और जल्दी से कहा, लानत है। मुझे नहाने और कपड़े बदलने दो। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, ट्यू क्यू का पेट फिर से उल्टी करने लगा। वह बिस्तर के किनारे पर लेट गई और उल्टी करना जारी रखा। इस बार उल्टी और भी भयानक थी। उसने कल रात का सारा बिना पचा खाना लगभग उगल दिया, जो वेई शाओ ने पहने हुए काले जूतों पर उगल दिया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी पीठ थपथपाते हुए उसने अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया और झुआन नुओंग को आवाज लगाई। उसकी आवाज बहुत ऊंची थी और एक ही आवाज में जाडुओंगकू में सभी पुरानी नर्सें यहाँ आ गईं। झुआन नुओंग चौंक गई और जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर भाग गई। ट्यू क्यू को बिस्तर के किनारे पर निढाल पड़ा हुआ देखकर ज़मीन और यहाँ तक कि क्वान हाउ के जूते भी उल्टी से सने हुए थे। वह घबरा गई। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, वेई शाओ चिल्लाया।
फिर अपना सिर नीचे किया और चिंतित होकर उससे पूछा। जुआन नियांग ने जून हो की आवाज सुनी जो उसे कमरे के अंदर से बुला रही थी, जैसे कि आकाश और पृथ्वी हिल रहे हों। उसने सोचा कि कुछ हुआ है, और वह इतनी भयभीत थी कि उसके चेहरे का रंग बदल गया। जब वह दौड़ी तो वह लगभग सीढ़ियों पर गिर गई। जब वह कमरे में दाखिल हुई तो उसने महसूस किया कि जियो कियाओ ने उल्टी कर दी थी। वह थोड़ा हैरान हुई, फिर जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए मुड़ी, फिर बिस्तर पर भाग गई। जियो कियाओ ने आखिरकार उल्टी कर दी और जुआन नियांग ने उसे उठा लिया और तकिए पर लिटा दिया, अपना मुंह धोया। जुआन नियांग ने अपना मुंह पोंछने के लिए एक तौलिया लिया। जब उसका पेट खाली हुआ तभी जियो कियाओ को थोड़ा आराम महसूस हुआ, लेकिन उसका शरीर अभी भी थोड़ा थका हुआ था। वह लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। बूढ़ी नानी फर्श पर पड़ी गंदी चीजों को साफ करने के लिए अंदर चली गई। वेई शाओ ने अपने जूते बदलने की जहमत नहीं उठाई। वह किनारे पर खड़ा रहा और कुछ बार आगे पीछे चला। यह देखकर कि जियाओ कियाओ ने उल्टी करना बंद कर दिया था, उसके दिल की चिंता थोड़ी कम हो गई। उसके पीले होठों पर खून का कोई निशान नहीं था और उसका पूरा शरीर लंगड़ा था। वेई शाओ जुआन नुओंग की ओर मुड़ा, उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी। आप सभी किस तरह की सेवा कर रहे हैं? क्या उसने आज रात कुछ गंदा खाया है? टियो कियू ने अपनी आंखें खोली। मैं ठीक हूँ, इतना उग्र मत बनो। वेई शाओ ने खुद को रोक लिया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी पहले जैसा ही बदसूरत था। पहले तो जुआन नुओंग भी बहुत डरी हुई थी। उसने टियो कियू के उल्टी खत्म होने का इंतजार किया। उसने धीमी आवाज में कुछ सवाल पूछे, यह जानते हुए कि उसे पेट में दर्द नहीं है। उसने राहत की सांस ली। अचानक उसे कुछ याद आया और उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। वह नौकरानी थी जो टियो कियू के बगल में थी। हर बार जब वह इस महीने की अवधि के बारे में स्पष्ट रूप से जानती थी, तो इस महीने की अवधि कुछ ही दिनों में थी। कुछ दिनों की देरी से वह यह नहीं सोचती थी कि वह गर्भवती थी, या कि वह डॉक्टर के यहाँ आने के लिए इंतजार करने के लिए बाहर चली गई। क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? टियो कियू ने तब तक उल्टी की जब तक उसके पेट में कुछ भी नहीं बचा, लेकिन उसे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हुई। उसने अपना सिर हिलाया। अभी की तुलना में उसका रंग थोड़ा बेहतर था। बस इतना था कि उसका छोटा चेहरा अभी भी पीला और रक्तहीन था। उसकी आंखें आधी बंद थी, तितली के पंखों जैसी उसकी पलकें आधी ढकी हुई थी, हवा और बारिश में एक खूबसूरत फूल की तरह। वेई शाओ को बहुत दुख हुआ। वह बस यही चाहता था कि वह उसे अपनी बाहों में पकड़ सके और उससे प्यार कर सके। तो तुम पहले सो जाओ, डॉक्टर जल्दी ही आ रहे हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह भी बाहरी किनारे पर लेट गया। उसका हाथ धीरे से नीचे पहुंचा, धीरे से अपने गर्म हाथ से उसके थोड़े ठंडे पेट को ढकते हुए, धीरे से उसे रगड़ते हुए। कमरा शांत था। उसका माथा उसकी ठुड्डी पर टिका हुआ था, उसकी आंखें बंद थीं। लगभग एक कप चाय के बाद वेई शाओ अब और इंतजार करने के लिए पर्याप्त धैर्य नहीं रख सका। अचानक बाहर से गर्म कदमों की आवाज आई। डॉक्टर जल्दी से यहाँ भागा। जुआन नुओंग ने उसका स्वागत किया। चलते समय उसने चुपचाप महिला की अभी अभी की स्थिति के बारे में बताया। डॉक्टर ने सुना कि उसका मासिक धर्म देर से आया है, उसे अभी अभी उल्टी हुई है, और उसने दोपहर में कुछ भी बुरा नहीं खाया है। बेशक उसने भी पहले उस भविष्यवाणी के बारे में सोचा था। वह जल्दी से जुआन नुओंग के साथ अंदर गया। फर्श तक पहुंचने वाली लंबी स्क्रीन के पीछे नीले ड्रैगन और फीनिक्स पैटर्न के साथ उकेरा गया। उसके पीछे एक लंबा और राजसी युवक खड़ा था, जो गहरे काले रंग का लबादा पहने हुए था।
जिस पर नाजुक सुनहरे बादलों और पवित्र जानवरों की कढ़ाई की गई थी। यह जानते हुए कि यह शिन पैलेस के यान हो वेई शाओ थे, उन्होंने जल्दी से सिर झुकाया। वेई शाओ नाराज लग रहे थे। आप अभी क्यों आए? मेरी पत्नी की तबीयत खराब है और उसे उल्टियाँ हो रही हैं। जल्दी से आकर देख लो। इतना कहकर वह मुड़ा और अंदर चला गया। डॉक्टर ने हाँ कहा और येन हाओ के पीछे कमरे में चला गया। एक गर्म सुगंध उसके नथुने में घुस गई। बिस्तर पर कढ़ाई किए हुए रेशमी तकिए पर एक युवती थी जो केवल 15 या 16 साल की थी। उसकी त्वचा बर्फ से भी अधिक सफेद थी, जिससे लोग पहली नजर में ही प्यार कर बैठते थे। जिसने भी करीब से देखने की हिम्मत की, उसने अपनी आंखें बिस्तर पर झुका लीं। एक छोटी कुर्सी पर बैठ गया जिसे एक बूढ़ी नानी अभी अभी लेकर आई थी। 2 उंगलियां धीरे से रेशमी नाइटगाउन के नीचे जेड जैसी कलाई पर नाड़ी पर रखी, अपनी आंखें बंद की और अपने मन को शांत किया। वेई शाओ किनारे पर खड़ा होकर घूरता रहा, लेकिन एक पल के बाद डॉक्टर ने अपनी आंखें खोली। मुस्कुराते हुए कहा, नाड़ी लुढ़कते मोतियों की तरह है, चिकनी और लचीली। यह गर्भावस्था की नाड़ी है। अभी अभी उस बूढ़ी महिला ने यह भी बताया कि नुक्वान का मासिक धर्म देर से आया था, जो इस नाड़ी से भी मेल खाता है। यह निश्चित रूप से एक सुखद घटना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेई शाओ दंग रह गया। एक पल बाद उसका चेहरा धीरे धीरे जियाओ कियाओ की ओर मुड़ गया। यह सुनकर वह क्षण भर के लिए दंग रह गई। उसके दिल में उलझन की भावना पैदा हो गई। उसने वेई शाओ की नजर से नजर मिलाई। कुछ देर की खामोशी छा गई। जुआन नुओंग ने खुशी से कहा, क्या तुम सुन रही हो, नाम क्वान? रानी के पास खुशखबरी है। अगर बूढ़ी औरत को पता चल जाए तो मुझे आश्चर्य है कि वह कितनी खुश होगी। वेई शाओ तुरंत डॉक्टर की ओर मुड़ा। क्या आपने कोई गलती की? डॉक्टर खड़ा हुआ और बोला, चिंता मत करो मार्क्विस, मैं 20 साल से अधिक समय से नाड़ी ले रहा हूँ। यदि इस नाड़ी का गलत निदान किया जा सका तो लॉर्ड जून मेरे साइनबोर्ड को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने रानी की नब्ज देखी तो पाया कि उनका रक्त और ऊर्जा पर्याप्त नहीं थी। आखिरकार रानी थोड़ी छोटी है और यह उसकी पहली गर्भावस्था है। मैं उसके स्वस्थ होने के लिए एक दवा लिखूंगी। वेई शाओ ने सिर हिलाया। जल्दी से लिखो। झुआन नियांग मुस्कुराया और डॉक्टर को दवा लिखने के लिए बाहर ले गया। कमरे में केवल वे दोनों ही बचे थे। अंत में जियो कियाओ धीरे धीरे अपनी उलझन की स्थिति से बाहर निकली और धीरे धीरे कुछ महसूस किया। वह गर्भवती थी। इस समय उसका दिल अचानक बेतहाशा धड़कने लगा। खुशी जैसा एहसास था, लेकिन यह सिर्फ खुशी नहीं थी। जियो कियाओ ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। वेई शाओ अभी भी बिस्तर के सामने खड़ा था। उसकी आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थी। वह थोड़ा हिली। जिस क्षण उसके कंधे हिले, वेई शाओ उसकी ओर दौड़ा। उसकी बाहें उसे कसकर गले लगा रही थी। जियो कियाओ का चेहरा उसकी छाती से दबा हुआ था। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? उसने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं, अपना सिर पीछे झुकाया और धीरे से पूछा। वेई शाओ का हाथ धीरे धीरे उसके पेट तक पहुंच गया, उसे धीरे से सहलाते हुए। यार, यहाँ, जियो कियाओ ने सिर हिलाया। उसकी पलकें थोड़ी हिली। उसके पेट को गौर से देखते हुए फिर अचानक जोर से हंसने लगा। जियो कियो को लगा कि उसकी छाती थोड़ी हिल रही है। यार, तुम सच में मेरे बच्चे को जन्म देने वाले हो। आज मैं, वेई शाओ, भी एक बच्चा है। उसका चेहरा खुशी से भर गया, मानो वह पागल हो, और यह बेहद अजीब था। प्रत्येक चुंबन उसके माथे, गालों और होठों पर बारिश की तरह गिर रहा था। उसने कुछ देर तक उसके होठों को चूमा, फिर अचानक कुछ सोचा।
और अचानक रुक गया। मैं फिर से भूल गया, तुमने अभी अभी मेरी गंध के कारण उल्टी की है। उसने जल्दी से उसे छोड़ दिया, धीरे से उसे तकिए पर लिटा दिया। मैं बिस्तर से उठकर एक गोल चक्कर में घूमी, मानो मैं अपने दिल में उमड़ रही खुशी को रोक नहीं पा रही थी। फिर जल्दी से बाहर निकल गई। बाहर उसने क्या कहा, यह न जानते हुए जियोकियाओ ने दरवाजे के बाहर बूढ़ी नानी की बधाई और शोरगुल से भरे धन्यवाद को सुना। उसके और इस आदमी वेई शाओ द्वारा बनाया गया एक नया जीवन। उसे नहीं पता था कि यह उसके शरीर में कब गर्भ धारण कर चुका था। कितना चमत्कारी! जब उसने पहली बार खबर सुनी तो वह उलझन में थी और उसे नहीं पता था कि उस अजीब एहसास का वर्णन कैसे किया जाए। लेकिन अब यह अचानक गायब हो गया। उसके दिल में अब खुशी की एक और भावना थी जो धीरे धीरे भर गई।